सो गाइस, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल में कुछ सम टॉपिक्स जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें 3 मीडियम्स के बारे में हमने बताया था, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब हम जो बात करने वाले हैं ये होता है होम्योऑस्मेटिक लेवल पे। होम्योऑस्मेटिक एनिमल कौन कौन से आते हैं, ये किस प्रकार से बॉडी को ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं होम्योऑस्मेटिक एनिमल से। होम्योऑस्मेटिक एनिमल्स कहने का अर्थ है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी बैलेंस या मेंटेनेंस, है ना। होमो मतलब बॉडी, ऑस्मेटिक मतलब उसको बैलेंस करना, है ना। तो होम्योऑस्मेटिक जो होता है बैलेंसिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें जो एनिमल रहता है वह अपने इंटरनल बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस करता है और उसको कांस्टेंट बनाए रखता है। इसको जो एनिमल आते हैं उनको हम होम्योऑस्मेटिक एनिमल कहते हैं। दे आर ऑस्मेटिकली स्टेबल। ये जो होता है ऑस्मेटिकली स्टेबल होते हैं। दे कैन रेगुलेट द वॉल्यूम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब ये जो होते हैं बॉडी फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन और उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ताकि बॉडी की होम्योस्टेसिस बनी रहे। तो इसमें इसे हम ऑस्मो रेगुलेटर भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ऑस्मो रेगुलेटर क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेटर मतलब वही किसी भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करना, उसी को हम होम्योऑस्मेटिक कहते हैं, है ना। तो एक इस प्रकार का सिनोम्स है। इसमें हम पहले देखते हैं अमीबा प्रोटेसियस। तो अमीबा में देखते हैं, है ना। अमीबा में देखने से पहले हम कुछ इसके बारे में बता देते हैं कि अमीबा क्या होता है। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोअन्स होता है, जो कि इसमें जानते तो हैं किसी भी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जो बॉडी फ्लूइड या ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पैरामीशियम, अमीबास, इसमें सब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम अमीबा में देखते हैं, है ना। अमीबा एक प्रकार का फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है ना। और इसमें क्या होता है, अगर इसी कंडीशन को देखें, जो हमने 3 कंडीशन बताई थी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑस्मो रेगुलेटर या होम्योऑस्मेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे केवल 2 कंडीशन आएंगे। पहला हाइपोटोनिक कंडीशन, दूसरा हाइपरटोनिक कंडीशन। तो इसमें आगे स्टडी करने वाले हैं सभी एनिमल्स में यही कंडीशन अप्लाई होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अमीबा। अमीबा एक प्रकार का फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। फ्रेश वाटर कहने का अर्थ होता है साल्टी वाटर ना होना। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर कहने का अर्थ है साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना। तो यहाँ पे बाहरी मीडियम या फ्रेश वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक कंडीशन है। हाइपोटोनिक साल्ट का कंडीशन बाहर की ओर कम होना और अंदर की ओर ज़्यादा होना। और यदि जिस ओर वाटर का साल्ट का कंसंट्रेशन जिस ओर ज़्यादा होता है उस ओर पानी की मूवमेंट होती है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, अमीबा का जो फ्रेश वाटर एनिमल होता है, ये फ्रेश वाटर का जो कंडीशन होता है वो हाइपोटोनिक होता है, लेकिन जो बॉडी फ्लूइड का जो कंडीशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि वाटर का मूवमेंट किस ओर होगा। वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन टू हाइपरटोनिक कंडीशन की ओर होगा, है ना। क्योंकि साल्ट का कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस मतलब अंदर की ओर ज़्यादा हो रहा है और बाहर की ओर कम हो रहा है ना। तो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जिस ओर ज़्यादा होगा उस ओर मूवमेंट होगा वाटर का। तो किस ओर जाता है, हाइपरटोनिक कंडीशन किस ओर है, हाइपरटोनिक कंडीशन जो होता है साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वो है बॉडी फ्लूइड की ओर, है ना। तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, मतलब अंदर की ओर जाएगा, जिसके कारण एंडोऑस्मोसिस होते रहेगा। द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और लगातार वाटर अंदर की ओर जाते रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, अधिक मात्रा के जो वाटर होता है बॉडी में भरने लगते हैं, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं पल्सेट कंटिन्यूली, मतलब लगातार पल्सेटाइल होता है, मतलब दोलन करने लगता है, पल्स करने लगता है ना। जिसके कारण जो अधिक वाटर रहते हैं बॉडी के वो लगातार एक्सेस वाटर जो होता है एक्सपेल होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इंक्रीज एंडो ऑस्मोसिस ऑक्यूर रिपीटली। जिसके कारण
जो साल्ट का लेवल अंदर की ओर अधिक था और पानी अंदर की ओर आ रहा था, वो लगातार अब बाहर की ओर निकलने लगता है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बाहर का अधिक होने लगता है ना। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है रिपीटली दिखाई देती है ना। हमने सीधा आपको इस डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि क्या होता है। इसमें लिखा है ऑस्मो रेगुलेशन इन एमीबा। अमीबा में क्या हो रहा है, एक कुछ अमीबा का डायग्राम है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है वाटर इंटर इन द बाई अमीबा बाई ऑस्मोसिस एंड कलेक्ट इन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। वाटर क्या होता है, अमीबा में ऑस्मोसिस के द्वारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बाहर से अंदर की ओर जाना है, क्योंकि साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाइपोटोनिक में है बाहरी मीडियम में, और आंतरिक मीडियम में हाइपोटोनिक में है। तो जो वाटर रहेगा वो आउटर रीजन टू इनर रीजन की ओर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे लगातार कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में कलेक्ट होते जाता है वाटर। देन दूसरा पॉइंट कहता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल स्वेल अप। अब लगातार कोई भी चीज़ पानी किसी बैलून में भरते जाता है तो फटने लगता है, स्वेल अप होने लगता है, मतलब वो स्वेल होने लगता है। ठीक उसी प्रकार कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लूइड एक बैलून की तरह है, जहाँ पे वाटर लगातार भर रहे हैं और वो स्वेल अप हो रहा है, मतलब फूल रहा है। और लगातार स्वेलिंग होने से तीसरा पॉइंट यह कहता है कि द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट टू रिलीज द वाटर। और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है लगातार उसमें फुल फिल होने से वाटर फुल फिल हो जा रहा है, जिसके कारण वो ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फटने लगता है। और जब वो फट जाता है तो जो क्या होता है, जो वाटर कंटेंट रहते हैं वह साल्ट के साथ मिक्सअप होकर के वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रकार वो निकलते रहते हैं और वो वाटर आता रहता है, और इस प्रकार उसकी होम्योऑस्मोटिक की प्रोसेस होती रहती है। और यह प्रोसेस लगातार अगेन होती रहती है, फिर से जुड़ती है, फिर फटती है। इस प्रकार अमीबा की जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है वो चलती रहती है। इसी को हम सम टॉपिक्स में देखते हैं। हेंस द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पल्सेट वैग्रोसली टू पंप आउट मोर वाटर। वही है कि ये जो लगातार पल्सेटाइल के द्वारा वाटर के जो अधिक वाटर है उसको बॉडी से बाहर फेंक रहा है। ड्यू टू फोर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर डिस्चार्ज टू आउटसाइड। और वाटर को जो अधिक वाटर हो चुके हैं उसको आउटसाइड कर रहा है। द वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो प्रकार से कंडीशन में वर्क करता है, एक डायस्टोल और एक सिस्टोल। डायस्टोल और सिस्टोल कहने का अर्थ है, डायस्टोल मतलब शिथिलन और सिस्टोल मतलब संकुचन। मतलब डायस्टोल होने का अर्थ यह होता है किसी भी चीज़ का अधिक फूल जाना। जब कोई चीज़ किसी में भरता है तो फूल जाता है, और जब किसी चीज़ किसी भी ऑर्गन से बाहर निकलता है तो सिकुड़ जाता है। तो हम डायस्टोल और सिस्टोल की प्रोसेस देखते हैं। डायस्टोल क्या होता है, इन दिस फेज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंडोप्लाज्मा as a small droplet. It developed in size by fusing with surrounding accessory of or feeder vacuole which collect water from the cytoplasma. Then it moved toward the posterior side. It attained its maximum size. कह रहा है कि इस फेज में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंडोप्लाज्मा, जो बॉडी का एंडोप्लाज्मा होता है, उसमें क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट के रूप में जो वाटर रहता है और ड्रॉप के रूप में भरने लगता है। और इस साइज में क्या करता है, सराउंडिंग मीडियम के साइज से लगातार फूल हो जाता है, और जिससे जो जो वहाँ पे जो भरे हुए जो वाटर रहता है वह सीधे आप साइटोप्लाज्मा में चले जाते हैं। फूलने लगता है तो एंडोप्लाज्मा से वो साइटोप्लाज्मा में चले जाते हैं, और साइटोप्लाज्मा में जाने के पश्चात वो पोस्टीरियर साइड की ओर मूव कर दिए जाते हैं, और इस प्रकार से वो डायस्टोल हो जाता है। देन आता है सिस्टोल। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना। In this phase, the fully developed contractile vacuole touches the rear part of plasma lemma and it bursts out of expel out its content. यहाँ पे लिखा ही गया है कि इस फेज में जो फुली डेवलप्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो प्लाज्मा जो लेमा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भाग हो, अंदर का भाग जो होता है उसको टचेस करता है, उस पार्ट को। तो यह क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि अधिक फूल चुका होता है। अब वो सिकुड़ने के मोड में आ चुका है, तो क्या होता है, वो फटता है तो वहाँ पे जो वाटर रहते हैं वो बाहर एक्सपेल कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है उसको भी कुछ प्रकार से एनर्जी की आवश्यकता होती है फटने और सिकुड़ने में, तो उसको सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा अमीबा में की जाती है या प्रोटोजोन्स में की जाती है। ये होता है अमीबा, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा होता है ऑस्मोरेगुलेशन इन क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन है ना, जो हम लोग देखते हैं ना केकड़े कुछ वो सब आते हैं क्रस्टेशियन। ये तो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, इनमें भी हम ऑस्मोरेगुलेशन देख लेते हैं। यह किसके थ्रू होता है और क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी। ऑस्मोरेगुलेशन इन क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन में आते हैं क्रैब्स। क्रैब्स जो होता है एक प्रकार का एक्वाटिक एनिमल रहता है ना, जिसको हम लोग देखते हैं कि होता है क्या है, क्रैब्स। तो दे आर मेराइन और फ्रेश वाटर एनिमल। ये क्या होता है, मेराइन में भी पाए जाते हैं, मतलब साल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर एनिमल भी होते हैं। क्रैब्स जो रहते हैं या अदर जो क्रस्टेशियन रहते हैं, दे आर होम्योऑस्मेटिक एनिमल बिकॉज दे मेंटेन ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। टॉपिक्स जो लाइंस बता रहा है उसी से स्पष्ट होता है कि यह ऑस्मोरेगुलेटर में ही कार्य करते हैं, होम्योऑस्मेटिक ही होते हैं, क्योंकि ये भी अपनी बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने रखते हैं, है ना, उसे कॉन्सेंट्रेशन को। दे आर ऑस्मोरेगुलेटर बिकॉज दे रेगुलेटर the concentration of their body fluid by the exchange of fluid and the salt between their body fluid and the external medium। वही बोल रहा है कि क्योंकि इसको ऑस्मोरेगुलेटर में क्यों कहा गया, क्योंकि ये भी वही रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड को किसी फ्लूइड के एक्सचेंज के द्वारा और साल्ट के और फ्लूइड के दोनों के बीच में जो एक्सटर्नल मीडियम और इंटरनल मीडियम में जो एक्सचेंजेस होती है, जो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस द्वारा ये भी ऑस्मोरेगुलेटर का वर्क करते हैं। ये जो क्रैब्स होते हैं इनमें भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसमें ग्रीन ग्लैंड आते हैं। ये मतलब जिस प्रकार से प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था, इसमें ग्रीन ग्लैंड्स आते हैं जो मतलब मेंटेन करने का कार्य करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर के रूप में। हो गया, दे आर ऑस्मेटिकली स्टेबल बिकॉज दे मेंटेन ए स्टेबल मीडियम। ये ऑस्मेटिकली स्टेबल होते हैं क्योंकि ये मीडियम को स्टेबल करने का कार्य करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। दे आर यूरीहेलाइन, यूरीहेलाइन एनिमल। यूरीहेलाइन पहले ही बता चुका हूँ कि यूरीहेलाइन क्या होता है। यूरीहेलाइन जो कि वाइड रेंज में टोलरेशन पावर रखते हैं, मतलब किसी भी ऑस्मोसिस या ऑस्मो रिसेप्टर को मेंटेन करने के लिए ये वाइड रेंज में टोलरेशन पावर मेंटेन करते हैं, इसका ये यूरीहेलाइन एनिमल होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आता है कार्सिनस। कार्सिनस जो होता है एक यूस्टेराइन क्रेब होता है, यूस्टेराइन जोन में पाया जाने वाला क्रेब होता है ना। इट लिव इन द सी वेयर रिवर फ्लो इन। ये सी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं जहाँ पे रिवर का फ्लो होता है, मतलब यूस्टेराइन जोन में पाए जाते हैं। अगर इसकी कंडीशन देखें तो क्या होता है, एक बरसाती सीजन या रेनी सीजन में देखते हैं तो डाइल्यूट सी वाटर क्या होता है, डाइल्यूट होने लगता है। अधिक पानी भरेगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा डाइल्यूट होता जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक कहने का अर्थ क्या होगा, वहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड होगा, तो उसका जो बॉडी फ्लूइड, जो क्रस्टेशियन का जो बॉडी फ्लूइड रहता है वहाँ का मीडियम हाइपरटोनिक है। तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, यदि साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जिस ओर अधिक होता है उस ओर वाटर का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस की क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, है ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल मीडियम में क्या बोलते हैं, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि वहाँ डाइल्यूट हो चुका है, और जो बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वाटर इंडोऑस्मोसिस करने लगते हैं, अंदर की ओर आने लगते हैं। और इसका रिजल्ट यह होता है कि इसमें इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। अब लगातार वाटर फिर से भरते जाएगा बॉडी में, तो उसको बॉडी में साल्ट और वाटर के बैलेंस या उसे कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार का ऑर्गन कार्य करता है जिसको हम लोग ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। ये मेनली क्रस्टेशियन में पाया जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू अधिक वाटर या एक्सेस वाटर के जो अमाउंट रहते हैं उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल के कार्य करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इज आल्सो अलोंग विथ यूरिन। दिस साल्ट लॉस इज मेड गुड बाय द एब्जॉर्बेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड सेल प्रेजेंट इन द गिल्स।
और इसमें एक ऑर्गन पाया जाता है गिल्स में जिसको क्लोराइड सेल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जो लगातार बॉडी का जो साल्टी बना हुआ जो ऑर्गन होता है उसमें लगातार इनफ्लो हो रहे हैं वाटर के द्वारा, जो साल्ट होता है वो एक्सपेल होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण नए नए जो साल्ट बनने लगते हैं और नए नए वाटर आने लगते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अच्छी तरह से मतलब मूवमेंट करने के लिए वो ज़रूरी होता है। और जिसके कारण जो सराउंडिंग वाटर रहता है उसकी हेल्प से जो क्लोराइड सेल होते हैं वो लगातार इसको मेंटेन करने लगते हैं। और इस प्रकार से क्रस्टेशियन में रेनी सीजन में ये प्रोसेस होती है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, इसको हम 3 टॉपिक को याद रखना है। पहला एक्सटर्नल मीडियम क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक होता है, जिसके रिजल्ट से यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पे मेनली जो ऑर्गन कार्य करता है उसको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। देन यहाँ पे क्लोराइड सेल पाया जाता है जो कि गिल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एब्जॉर्बेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम से जो साल्ट आ रहा है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। ये 4-5 चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। देन आता है एक समर सीजन में, जो गर्मी के सीजन में क्या होता है, गर्मी के सीजन में जो वाटर रहता है वो गर्म रहता है ना, तो ज़्यादातर वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण इसका जो मीडियम होता है सराउंडिंग मीडियम क्या होता है वो हाइपरटोनिक होने लगता है। हाइपरटोनिक कहने का अर्थ क्या होता है, वहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने लगता है। लेकिन जो बॉडी फ्लूइड रहता है वो हाइपोटोनिक होने लगता है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब अधिक, तो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाइपो हो जाएगा। अब वहीं फिर जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस के अपोजिट एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर रहेंगे, जो साल्ट रहेगा, उनको बैलेंस करने के लिए जो वाटर रहेगा वो बॉडी से बाहर निकलेंगे, और बॉडी से लगातार बाहर निकलते हैं, रिमूव होते हैं एक्सेस ऑफ साल्ट वाटर। तो वहाँ पे वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो लगातार अधिक कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है, क्योंकि वाटर वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और साल्ट जो होता है क्या बोलते हैं क्लोराइड सेल के द्वारा बाहर निकलता है। ये होता है एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस। ये हो गया ऑस्मो रेगुलेशन इन क्रस्टेशियन। अब देन हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस। अब देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन फिश में किस प्रकार से होता है। तो फिश तो जानते ही हैं, एक प्रकार के एक्वाटिक एनिमल होता है जो कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाया जाता है। तो जो फिश होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है, ब्रैकिश वाटर में रहता है ना। फिश जो होता है एक होम्योस्मेटिक एनिमल होता है, ये भी अपने बॉडी के जो साल्ट और जो बॉडी फ्लूइड के जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करने की या रेगुलेट करने की प्रोसेस करता है। तो दे मेंटेन a constant concentration of their body fluid, they are osmoregulator, जिसके कारण इसे osmoregulator कहा गया है। और यही है, ये बॉडी फ्लूइड और साल्ट के बीच एक्सचेंज की प्रोसेस करता है। दे आर यूरिहेलाइन एनिमल। यूरिहेलाइन कहने का अर्थ होता है ये बहुत ही स्लाइटली रेंज में है ना, स्लाइटली रेंज में, और क्या बोल सकते हैं वाइड रेंज में, दोनों में यूरिहेलाइन और स्टेनोहेलाइन पढ़ते हैं हम लोग। तो यूरिहेलाइन क्या होता है, ये बहुत ही वाइड रेंज में चेंज कर सकता है अपने मतलब सैलिनिटी को या साल्ट की क्षमता को, है ना, अपने टॉलरेशन पावर को या स्लाइटली ना करके एकदम वाइड रेंज में करता है। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस में होते हैं, फिशेस में क्या होता है, एक तो कॉन्ड्रिकोथिकस आता है और दूसरा ऑस्टियोथिकस आता है। तो कॉन्ड्रिकोथिसिस जो फिश होते हैं जिसमें कार्टिलेजिनस फिश आते हैं, जिसको हम शार्क बोल सकते हैं, है ना, ये सब इसमें बोलते हैं। और जो टेलियोस्ट जो बोनी फिश होते हैं इसमें भी किस प्रकार से होता है इसको हम देखेंगे। तो पहला होता है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर टेलियोस्ट। टेलियोस्ट क्या होता है, एक बोनी फिश होता है जिसमें बोन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसमें फ्रेश वाटर टेलियोस्ट आते हैं और मेराइन वाटर टेलियोस्ट आते हैं। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो किस प्रकार से मेंटेन करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड और साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को, और जो मेराइन वाटर टेलियोस्ट रहते हैं वो किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं इसको देखेंगे। देन उसके बाद माइग्रेटरी फिश, ऐसे फिश जो एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट होकर के जाते हैं, तो अपने बॉडी फ्लूइड या के कॉन्सेंट्रेशन को किस प्रकार से मेंटेन करने का कार्य करते हैं एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाने से। देन आता है ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन फिश। मेराइन फिश में किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होता है इसको देखेंगे। देन ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर
इलास्मोब्रेंक, या उसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्रेश वाटर इलास्मोब्रेंक में किस प्रकार से ऑस्मोब्रेंक होता है ना। इलास्मोब्रेंक कहने का अर्थ है कार्टिलेजिनस फिश, है ना। उसके बाद आता है पहला देखते हैं फ्रेश वाटर टिलियोस्ट। ये जो फ्रेश वाटर टिलियोस्ट होता है, यह फ्रेश वाटर होने के कारण इसका जो बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर है मतलब वहाँ पे जो वाटर मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगा, जबकि बॉडी का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण यह हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन आता है। तो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड का जो फ्रेश वाटर का जो बॉडी माने जो फिश का जो बॉडी फ्लूइड होता है, वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो हाइपरटोनिक होता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो हाइपोटोनिक होता है, जिसके कारण जो वाटर रहता है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आने लगता है। अर्थात वाटर जो होता है बाहरी मीडियम से आंतरिक मीडियम की ओर आएगा, तो क्या होता है यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, जिसके कारण जो फ्रेश वाटर लगातार बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रवेश करते रहेंगे और बॉडी फ्लूइड के अंदर लगातार वाटर के इंटर होने से वहाँ का जो वॉल्यूम जो रहता है वो लगातार इंक्रीज होने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ ऑर्गन को कार्य करना है उसको रेगुलेट करने के लिए, जिसमें जो ग्लोमेरुलर किडनी पाया जाता है वो मतलब एक्सेस वाटर को रिमूव करने का कार्य करता है फ्रेश वाटर टिलियोस्ट के बॉडी से। लगातार वाटर फुलफिल हो रहा है बॉडी में, तो वहाँ पे वाटर को निकालने के लिए जो यूरी हेलाइन की प्रोसेस होती है, लगातार जो मूवमेंट हो रही है वाटर और साल्ट की, वो लगातार होती रहती है और इसको मेंटेनेंस करने का कार्य ग्लोमेरुलर एपरेटस या ग्लोमेरुलर किडनी का यहाँ पे कार्य करता है। Along with urine, some amount of salt is also lost so that body fluid decrease. लगातार यूरिन का बाहर निकलने से साल्ट का लॉस होता है, ये तो हम सब जानते हैं, और जिसके कारण बॉडी में इंटर कर रहा है वाटर और उसके साथ निकल रहा है साल्ट। तो वाटर के लगातार प्रवेश करने के साथ साथ वाटर के साथ साल्ट का बाहर निकलने से साल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बॉडी फ्लूइड में घटने लगती है, जिसके कारण वहाँ पे वह डिक्रीज हो जाती है, बॉडी फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होने लगती है। द साल्ट लॉस इज मेड गुड बाई द एब्जॉर्बेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द फ्रेश वाटर बाई द क्लोराइड सेल ऑफ द गिल। तो जो लगातार साल्ट की लॉस हो रही है उसको गुड बनाने के लिए, जो साल्ट को गुड बनाने के लिए फिर से साल्ट को हमको एब्जॉर्ब करना पड़ता है फिश को। तो फिश क्या होता है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की गिल में जो गिल के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पे क्लोराइड सेल पाया जाता है, जो साल्ट को फिर से एब्जॉर्ब करने लगते हैं और बॉडी को इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं, है ना। इपिथेलियल हो गया। देन दिस सेल हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट present in the freshwater fish serve primarily as filter and reabsorbed of solute। मतलब इस जो क्लोराइड सेल होती है इसमें विशेष प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है, जो कि अधिक साल्ट की क्वांटिटी होती है उसको एब्जॉर्ब कर सके और फ्रेश वाटर या टिलियोस्ट फिश के बॉडी के बैलेंस को बनाए रख सके, ताकि यह लगातार वाटर को जो आ रहा है उसको फिल्टर कर सके और बॉडी को मेंटेनेंस बनाए रख सके। ये होता है टिलियोस्ट फिश में। ये उसके कुछ डायग्राम है ना। ये ऑस्मो रेगुलेटर, यहाँ पे क्लोराइड सेल पाया जा रहा है जो फ्रंट साइड में दिख रहा है। जो पहला फिश का जो पिक दिख रहा है उसमें पहला क्या है, ऑस्मोटिक गेन गिल्स क्या होता है, गिल्स में क्लोराइड सेल पाया जा रहा है तो ऑस्मोटिक को गेन कर रहा है, मतलब साल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। लेकिन यूरिन क्या होता है, वो साल्ट को बाहर निकाल रहा है, तो यूरिन के थ्रू जो सॉल्यूट होता है, जो साल्ट रहता है वो बाहर निकलने लगता है। तो इसको बताया गया है फ्रेश वाटर टिलियोस्ट में। देन हम लोग देखते हैं मेराइन टिलियोस्ट। जो मेराइन टिलियोस्ट रहता है, मेराइन टिलियोस्ट नाम से स्पष्ट है कि ऐसे बोनीफिश जो मेराइन में पाए जाते हैं, जो साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। तो मेराइन होने के कारण इसका जो बॉडी फ्लूइड रहेगा वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के अंदर का जो कंडीशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा साल्ट कंडीशन, और जो बॉडी के बाहर का साल्ट कंडीशन हो जाएगा वो अधिक साल्टी हो जाएगा, है ना। जिसके कारण बॉडी फ्लूइड जो मेराइन टिलियोस्ट रहेंगे वो हाइपोटोनिक रहेंगे। देन जो सी वाटर रहेंगे वो हाइपरटोनिक रहेंगे, जिसके कारण यहाँ पे वाटर क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर निकलने लगेगा, जिसके कारण जो वाटर
जो अंदर की ओर रहता है, साथ ही साथ वाटर के साथ जो साल्ट रहता है वो भी बाहर निकलने लगता है एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू। और लगातार वाटर के लॉस होने से क्या बोलते हैं, वाटर का जो लॉस होते रहता है उसको मेंटेन करने के लिए जो फिश रहते हैं वो सी वाटर को लगातार ड्रिंक करने लगते हैं, जिसके कारण वह मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं। और लगातार सी वाटर को ड्रिंक करने से क्या होता है, जो सी वाटर में लगातार अधिक लार्ज कंटेंट में क्या बोलते हैं साल्ट पाए जाएंगे। और यह जो साल्ट रहेगा वह लगातार इंक्रीज होते रहेगा, क्योंकि बॉडी से साल्ट जो होता है एक्सेस अमाउंट में निकल रहा है वाटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस हो रही है। जो कि किसके थ्रू निकल रहा है, यहाँ पे एक ऑर्गन कार्य करता है क्लोराइड सेल। क्लोराइड सेल क्या होता है, जो गिल्स में पाए जाते हैं, वह एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर के साथ साल्ट को बाहर निकाल रहा है, साथ ही साथ साल्ट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है कुछ मात्रा में, है ना। तो इस प्रकार से जो क्लोराइड सेल रहते हैं वह मेराइन टेलियोस्ट में मतलब ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को बनाए रखते हैं। द मेराइन एनिमल लिव इन ए प्रॉब्लम ऑफ एक्सोऑस्मोसिस एंड वाटर रिमूव आउट थ्रू द एक्सपोज्ड सेमी परमिएबल सरफेस। वहीं की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो सरफेस होती है, उसके थ्रू जो वाटर जो एक्सोऑस्मोसिस हो रही है वो एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण जो एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, लगातार वाटर का कंटेंट बाहर निकल रहा है बॉडी से, उसको सेमी परमिएबल के सरफेस के थ्रू आउट किया जाता है, जिसके कारण जो बॉडी जो होता है वह वाटर और साल्ट जो होता है मेंटेनेंस हो जाता है, और लगातार साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकलते रहता है वाटर के साथ। और इस प्रकार से मेराइन टेलियोस्ट में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन इसमें रिजल्ट यह निकलता है कि लगातार डायग्राम में ही देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है ए वाला रीजन, जो दिया गया है ए वाला रीजन, यहाँ पे लेस लॉसेस वाटर थ्रू द गिल्स एंड द स्किन के थ्रू भी वाटर का लॉस हो रहा है, गिल्स के थ्रू भी जो क्लोराइड सेल पाए जा रहे हैं वहाँ भी वाटर का लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ जो क्लोराइड सेल पाए जा रहे हैं उसके थ्रू भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना, वो पर केजी 400 हो जाएगा, है ना। लेकिन जो मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन है 1000 पर केजी है ना। जिसके कारण यहाँ पे जो रेशियो बनता है वह 4:10 बन रहा है, जिसके कारण अब वाटर को हमको साल्ट लगातार कम हो रहा है, तो उसको हमको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वाटर लगातार आ रहा है, और नीचे जो दो गेन वाटर एंड साल्ट बाई स्वेलिंग सी वाटर एंड फूड, जो फिश जो होता है लगातार उसको एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को। तो वाटर में क्या होता है, साल्टी वाटर होने के कारण वहाँ पे साल्ट पाया जा रहा है, जिसके कारण वो एब्जॉर्ब होते जा रहा है और बॉडी का साल्ट भी मेंटेन हो जा रहा है, साथ ही साथ वाटर भी मेंटेन हो जा रहा है। इस प्रकार टेलियोस्ट फिश में जो मेराइन टेलियोस्ट होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस करते हैं। अब तीसरे कंडीशन में हम लोग देखते हैं माइग्रेटरी फिश। माइग्रेटरी फिश में किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। पिछले कंडीशन में हम टेलियोस्ट के बारे में देखा, जो कि एक क्या फ्रेश वाटर टेलियोस्ट था और मेराइन वाटर टेलियोस्ट था। अब हम आते हैं माइग्रेटरी फिश में। तो माइग्रेटरी फिश क्या होता है, माइग्रेटरी जो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में अपने अडॉप्ट होने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को पूर्ण करने के लिए, चाहे वह प्रजनन से रिलेटेड हो, चाहे वह खान पान से रिलेटेड हो, इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। तो जो माइग्रेटरी फिश होते हैं उसको हम देखते हैं। तो जो माइग्रेटरी फिश है ये 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। एक एनाड्रोमस फिश, दूसरा होता है केटांड्रोमस फिश। एनाड्रोमस फिश मतलब ऐसे फिश जो सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर प्रजनन के लिए या स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग एनाड्रोमस में कहते हैं। लेकिन केटांड्रोमस क्या होता है, ऐसे फिश जो फ्रेश वाटर से, नदी के वाटर से समुद्र के वाटर की ओर जाते हैं, उसे हम केटांड्रोमस फिश कहते हैं। तो जो माइग्रेटरी फिश होते हैं उसमें देख लेते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो जो माइग्रेटरी फिश होती है, नेमली एनाड्रोमस एंड केटांड्रोमस, दिस फिशेस फेस डुअल प्रॉब्लम इन ऑस्मोरेगुलेशन सिंस दे आर कंपेल्ड टू लिव इन फ्रेश एज वेल एज साल्ट वाटर। ये जो माइग्रेटरी फिश होते हैं ये या तो
फ्रेश वाटर में भी रहेंगे या तो मेराइन वाटर में भी रहेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में पाए जा रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में पाए जाने के कारण ये जो होता है इनको प्रॉब्लम का अधिक फेस करने की आवश्यकता माने करने पड़ते हैं, है ना। जिसके कारण अधिक प्रॉब्लम फेस करेंगे तो इनका जो बॉडी पर इफेक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, है ना। इसी कारण इनको दो ग्रुप में बांटा गया है, एनाड्रोमस और केटांड्रोमस। एनाड्रोमस मतलब ऐसे फिशेस जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर स्पॉनिंग या प्रजनन के लिए या बच्चे देने के लिए जाते हैं, है ना। जिसमें आता है सालमन। सालमन एक प्रकार का एग्जाम्पल है एनाड्रोमस वाटर फिश का। जब इसके देख लेते हैं जो सालमन होता है, व्हेन इट इज इन सी वाटर, जब ये सी वाटर में प्रवेश करते हैं, दे बॉडी फ्लूज इज हाइपोटोनिक। सी वाटर जाने का अर्थात क्या है, सी वाटर में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ कंडीशन क्या हुआ, जो बाहरी मीडियम कंडीशन हो जाएगा वो हाईली कॉन्सेंट्रेशन साल्टी हो जाएगा। देन बॉडी फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक चला जाएगा। देन जो सी वाटर रहेगा, साल्टी वाटर जो रहेगा वो हाइपोटोनिक चला जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी, है ना। अब एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है तो वाटर लगातार लॉस होगा, है ना। और लगातार वाटर की लॉस को मेंटेन रखने के लिए वह फिश भी लगातार ड्रिंक करेगा वाटर को, जिसके कारण वाटर इधर से निकल रहा है यूरिन के थ्रू, स्किन के थ्रू, लेकिन क्लोराइड सेल के थ्रू वाटर के साथ सॉल्ट भी प्रवेश तो कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं। सेम प्रोसेस होती है फिशेस में, साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को उसके बॉडी से इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ एक्सपेल करने के लिए। ये होता है जो प्रोसेस होती है सब क्लोराइड सिक्रेटरी सेल के द्वारा होती है। अब आते हैं फ्रेश वाटर फिशेस। हमने देखला ये सी वाटर में किस प्रकार से होता है, लेकिन जब ये फ्रेश वाटर में प्रवेश करते हैं तो बॉडी फ्लूइड क्या होगा, हाइपरटोनिक रहेगा। वो जब फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे तो उस समय यहाँ बॉडी फ्लूइड क्या है, वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, हाइपरटोनिक रहेगा। लेकिन जो फ्रेश वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की साल्ट की अमाउंट नहीं पाई जा रही है ना। जिसके कारण इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा और लगातार वाटर एक्सपेल न होकर के इंटर करेंगे, जिससे कारण स्वेलिंग होगा। और लगातार वाटर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे किडनी, ग्लोमेरुलर किडनी पाए जाएंगे, जो वाटर को मतलब अंदर में ही साल्ट को मेंटेन करेंगे और बॉडी फ्लूइड और साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिर ये ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस बताएंगे। तो ये हो गया फ्रेश वाटर फिशेस में। अब दूसरी क्या होती है, केटांड्रोमस फिश। हमने एनाड्रोमस फिश देख लिया, अब केटांड्रोमस फिश। केटांड्रोमस ऐसे फिशेस जो माइग्रेट होकर के फ्रेश वाटर से सी वाटर में स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, है ना। तो इसमें बहुत से फिशेस आते हैं। ये हो गया दो टाइप से माइग्रेटरी फिश में किस प्रकार से होता है। तो हमको यही ध्यान रखना है कि जो माइग्रेटरी फिश होते हैं वो एनाड्रोमस और केटांड्रोमस के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एनाड्रोमस में सालमन जो आता है, यदि यह सी में जाता है तो किस प्रकार से मीडियम में कार्य करता है, और यदि वह फ्रेश वाटर में रहता है तो किस प्रकार से मीडियम में कार्य करता है। यदि सी वाटर में जाएगा तो सी वाटर में अधिक साल्टी होने के कारण वाटर बैलेंस और साल्ट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड सेल पाए जाएंगे, है ना। लेकिन यदि वो केवल फ्रेश वाटर में रहेगा तो वहाँ पे ग्लोमेरुलर किडनी पाया जाएगा, क्योंकि ना तो फ्रेश वाटर में किसी प्रकार का साल्ट है, जिसके कारण बॉडी फ्लूइड के ही अंदर साल्ट है, तो बॉडी के अंदर ही साल्ट को मेंटेनेंस करने के लिए ग्लोमेरुलर किडनी पाया जाएगा। ये होता है माइग्रेटरी फिश में किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। अब देखते हैं मेराइन इलास्मोब्रेंग। इलास्मोब्रेंग जो होता है एक प्रकार का कार्टिलेजिनस फिश में आता है ना। जो इलास्मोब्रेंग मेराइन रहता है, यहाँ पे हम लोग इतना भी देखे वो होता है, हम लोगों ने देखा दो कंडीशन देखा, केवल हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। लेकिन इसमें जो तीसरा कंडीशन लागू हो रहा है वो आइसोटोनिक होता है। तो जो मेराइन इलास्मोब्रेंग होते हैं वो किस प्रकार से अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो मेराइन इलास्मोब्रेंग होता है वो यूरिया पाए जाते हैं, उसमें बॉडी के रिटेन करते हैं, पाए जाते हैं। साथ ही साथ ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है, जो कि ब्लड और बॉडी लिक्विड में पाए जाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये बॉडी फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, किसकी तुलना में, टिलियोस्ट की, मेराइन टिलियोस्ट की तुलना में। मेराइन टिलियोस्ट में जो क्या बोलते हैं बॉडी फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो
इसकी तुलना में कम होता है इलास्मोब्रेन की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे यूरिया के साथ साथ ट्राईमेथिलेमिन ऑक्साइड पाया जा रहा है, एक प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है इसके ब्लड में, है ना। जिसके कारण यह जो होता है अपने बॉडी के फ्लूइड और साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे किसी प्रॉब्लम का फेस करने की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो होते हैं सी वाटर में आइसोटोनिक मीडियम में होते हैं। Hence, in marine elasmobranch, no osmosis occur and there no loss or gain of water. अब यहाँ पे आइसोटोनिक कंडीशन है तो किसी प्रकार के ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो नहीं होगी, नहीं वाटर का गेन होगा ना वाटर का लॉस होगा। हाउएवर दे गेन साल्ट वाटर थ्रू डिफ्यूजन एंड द बाय ईटिंग साल्ट रिच मेराइन फूड। अब इसलिए ये क्या करते हैं, साल्ट के को बढ़ाने के लिए डिफ्यूज़न का उपयोग करते हैं। और डिफ्यूज़न में हम लोग पढ़ते हैं कि चाहे किसी भी मीडियम हो, चाहे लिक्विड मीडियम हो, गैस मीडियम हो या सॉलिड मीडियम हो, वाटर या क्या बोलते हैं जो साल्ट रहता है वहाँ पे जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है ना। और ये इस प्रकार से मेराइन फूड में क्या होता है, अधिक मात्रा में ईट करते हैं, जिससे कारण ये साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखते हैं और बॉडी फ्लूइड को रेक्टल ग्लैंड के द्वारा, जो गट में पाया जाता है रेक्टल ग्लैंड, उसके द्वारा यह सीक्रेटेड करते हैं, है ना। द एक्सेस साल्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड इज सीक्रेटेड आउट बाय द रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट इन द गट। The kidney is glomerular and they are unable to remove salt, but they remove large amount isotonic dilute urine. There are no chloride secretory cell. और पहले फिश में हम लोग देखा था कि यहाँ पे गिल्स में क्या होता है, सिक्रेटरी सेल पाया जा रहा था, लेकिन हम इलास्मोब्रेन की बात कर रहे हैं तो इलास्मोब्रेन में किसी प्रकार के सिक्रेटरी सेल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे जो किडनी में जो यूरिन होते हैं उसको यूरिया होते हैं, जो आइसोटोनिक कंडीशन होता है वो क्या करते हैं, वो साल्ट को रिमूव करने से के लिए या बॉडी से बाहर निकालने के लिए अनेबल होते हैं, जो ग्लोमेरुलर होते हैं। और यह लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन को ही बाहर निकालते हैं, जिसके कारण अधिक उसमें वाटर की कंटेंट रहती है न कि साल्ट की। देयर इज नो क्लोराइड सेक्रेटरी सेल, यहाँ पे क्लोराइड सेक्रेटरी सेल नहीं पाया जाता। और एक किडनी जो होता है यूरिन से और जो रिटेन यूरिया थे बॉडी फ्लूइड और उसके जो मीडियम्स आइसोटोनिक हैं उनसे यह रीअब्जॉर्ब करने लगता है यूरिया को या वाटर को, जिसके कारण यह ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब जो यूरिया छन रहा है उससे ही वाटर को लगातार बॉडी फ्लूइड जो रहता है वह रिटेन करने लगता है, रीअब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस नहीं होती। यह होता है इलास्मोब्रेन मेराइन इलास्मोब्रेन में जो किस प्रकार से मतलब ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। इसमें यह डायग्राम में दिया गया है ना। ट्राईमेथिल एमिन ऑक्साइड दिया गया है जो गिल्स के ब्लॉक करते हैं लॉस ऑफ वाटर को, है ना, या यूरिया को। हो गया। इसमें हम लोग को केवल इलास्मोब्रेन में याद रखना है कि इसमें आइसोटोनिक मीडियम पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की वाटर का लॉस ना हो रहा है, ना ही साल्ट का लॉस हो रहा है ना। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे रेक्टल ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि बैलेंस का कार्य करते हैं बॉडी फ्लूइड के, है ना। देन आता है किडनी जो ग्लोमेरुलर पाए जाते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की साल्ट का रिमूवल नहीं होता और लार्ज अमाउंट में क्या बोलते हैं क्लोराइड सेल भी एब्सेंट रहते हैं, जिसके कारण यह रीअब्जॉर्ब करने की प्रोसेस होती है। और क्लोराइड सेल एब्सेंट होने के कारण यहाँ किसी प्रकार की मतलब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस नहीं होती। ये होता है इलास्मोब्रेन मेराइन में। देन आता है फ्रेश वाटर इलास्मोब्रेन। फ्रेश वाटर कहने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यह भी क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में कम होता है ना। तो इसमें जो आते हैं प्रिस्टिस आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं आराफिस भी बोल सकते हैं, है ना। देन आता है कैल्चेरिस आता है, गेंगेटिकस एंड फ्रेश वाटर वर्क सार्क, जो सार्क भी आता है। दे वेयर डिसेंडेड फ्रॉम मेराइन एंसेस्टर, ये जो होते हैं मेराइन एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज होते हैं उसके, है ना। सिंस दे टू रिटेन यूरिया टू सम एक्सटेंट,
ये भी वही यूरिया को मतलब कुछ मात्रा में एक्सटेंड मतलब यहाँ भी पाया जाता है, उसको रिटेन करने का कार्य करते हैं। सो द बॉडी फ्लूइड इज हाइपरटोनिक, जिसके कारण जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो अधिक साल्टी होता है, जिसका यहाँ हाइपोटोनिक मूवमेंट आता है, और जो फ्रेश वाटर रहता है वो हाइपोटोनिक मूवमेंट करता है, जिसके कारण यहाँ पे वाटर क्या होता है अधिक मात्रा में। अब क्या हो जाएगा, इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। तो इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू लॉस ऑफ साल्ट। साल्ट क्या होगा, जो साल्ट रहेगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल रहेंगे वो क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने लगेंगे, है ना। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, जिसके कारण वो बॉडी फ्लूइड से बाहर निकलेगा और साल्ट क्या हो जाएगा, अपने आप बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से जो किडनी रहेगा उसमें यूरिया की जो क्वांटिटी रहेगी वो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, और वाटर लगातार इंडोऑस्मोसिस के थ्रू आते रहेगा, और इस प्रकार से में डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती रहेगी। ये होता है मेराइन इलास्मोब्रेंक या फ्रेश वाटर इलास्मोब्रेंक में किस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है। इतना हो गया फिशेस में, है ना। अब देखते हैं हम एम्फीबिया। एम्फीबिया में किस प्रकार से होता है। एम्फीबिया में हम ऑस्मोरेगुलेशन को देखने के लिए हम लोग अगली वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और डिफरेंट टाइप से फिशेस, माइग्रेटरी फिशेस, साथ ही साथ जो क्रस्टेशियन थे उनके बारे में हमने स्टडी की। इतने तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स करें। धन्यवाद।